I once again present with the topic. पहले वाले वीडियो में मैंने आपको टेंसों के बारे में सामान्य परिचय दिया था। अब इस क्लास में मैं आपको पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट, उससे हम टेंस सीक्वेंस वाइज आगे चलते हैं। तो चलते हैं अगले अपने इस बिंदु पर। हमने टेंस को डिस्कस कर ली थी और इस सेशन में हम जानेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इससे सेंटेंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, वो सारी चीजें हम जानेंगे। तो अपना टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान दें कि इसके दो नाम हैं। इसका मूल नाम है, वो नाम रखा गया है इंडेफिनिट, और इसको यदि आपको ऐसी दिक्कत होती है तो सिंपल भी कह सकते हैं। तो इसका नाम है इंडेफिनिट, या इसको आप सिंपल भी कह सकते हैं। अब देखो, इसके बारे में सामान्य परिचय आपको दे दिया था। एक बार छोटी समरी में आपको बता देता हूं कि इसके अंदर क्या होता है कि यदि कहीं हिंदी का सेंटेंस आपको नजर आता है, उसमें कहीं लिखा हुआ है, कहीं आपको सुनने को मिलता है, आप खुद बोल रहे हैं, यदि उसके अंत में आपको कहीं नजर आता है ता है, या आपको नजर आए ती है, या आपको नजर आ जाए ते हैं, या आ जाए ता हूं, ये चीजें आप अपने माइंड पर रखेंगे। विशेष के छोटी कक्षाओं के बच्चे आप अनुवाद करना सीखते हैं तो आप यहाँ से शुरुआत करेंगे, और कंपटीशन कैसे आते हैं वो मैं आगे लेके चलूंगा। सामान्यतः आप क्या करेंगे, आप हिंदी अनुवाद करने बैठे तो आप क्या करें कि यदि किसी सेंटेंस की लास्ट में क्या आया, ता है आया है, ती है आया है, ते है, आप ध्यान दें कि यहाँ मैंने है लिखा है और यहाँ भी है लिखा है, इसकी यहाँ मैंने अनुस्वार लगाया, इसका मतलब है कि ते है आएगा, वो इसका सब्जेक्ट दो क्वेश्चन होगा, इसलिए मैंने इसको प्रयोग किया। और ता हूं, यदि आई सब्जेक्ट आया है, हिंदी में मैं आया लिखा हुआ, हम खुद आप काम कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं कि मैं खुश हूँ, मेरा नाम ये है, यदि ऐसी चीज आती है तो आप होने के लिए हूं का प्रयोग करेंगे है की जगह। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होता है, बनावट से इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो इसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपको पैटर्न बता दूं कि जब हम अनुवाद की बात करेंगे, पैटर्न ये होता है, थोड़ा इसको आप समझ लेगा कि आप सारे अनुवाद करें तो शब्द के लिए काम आएंगे कि इसका पैटर्न ये होता है कि दो भाषा है, दोनों अंग्रेजी और हिंदी। एक बात आपको बता देती है स्टूडेंट्स कि यदि आपकी हिंदी लैंग्वेज में कमांड है तो आप इंग्लिश को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। हिंदी में आपको कोई आता पता ही नहीं, आपको जानकारी नहीं है, तो इंग्लिश में सीखना टेढ़ी खीर है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हिंदी के अंदर ये चीजें आपको सामान्यतः याद होनी चाहिए। मैं इसमें आपको ये समझा देता हूँ कि आप अनुवाद करेंगे इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, उसके लिए किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले दोनों भाषाओं के हम कंपेयर करेंगे कि इनके अंदर जो वाक्य बनते हैं, इसका जो पैटर्न होता है दोनों भाषाओं का अलग अलग होता है। आप सीखेंगे तो हिंदी से अंग्रेजी को सीखेंगे, तो पहले आपको ये जानना जरूरी कि हिंदी की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार का होता है, वाक्य का ढांचा कैसा होता है। तो आप देखिए हिंदी के अंदर क्या होता है कि हिंदी भाषा में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आती है। ध्यान, जहां तक हिंदी की बात करें, हिंदी का पैटर्न यह है कि हिंदी के अंदर सब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, जबकि इंग्लिश का एक पैटर्न है SVO। इन दोनों भाषाओं का यही अंतर है स्टूडेंट्स। क्या है कि दोनों के अंदर पहले सब्जेक्ट आता है। अब दोनों में फर्क क्या है कि हिंदी में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद इसलिए स्थान ले लेगा तो वर्ब पीछे चली जाएगी, और इसलिए वर्ब पहले आ जाए तो ऑब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। मैं एक नॉर्मली सेंटेंस लेकर आपको आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि वह अंग्रेजी पढ़ता है, वह अंग्रेजी पढ़ता है। ध्यान दें सेंटेंस को। अब इस सेंटेंस का मैं अनुवाद करना, हो सकता है आपका कोई डाउट उभर कर गया है, और आपके डाउट करना मेरे लिए जरूरी है कि जब आपके दिमाग में समस्या आएगी कि सर आया कैसे, तो मैं आराम से आपको समझा पाऊंगा कि ये इसका कारण था आगे एक्सप्लेन करते हुए। तो देखो ये मैंने एक सेंटेंस बनाया है अंग्रेजी पढ़ता है। एक बहुत ही अच्छी आपको ट्रिक में समझा देता हूँ
कि सबसे पहले इन 3 चीज़ों का आपको नॉलेज है। SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का आपको कोई नहीं रोक सकता। अंग्रेजी सीखने से, अंग्रेजी का अनुवाद करने से 3 चीज़ें जो फैक्टफुल है आप तैयार कर लो और बहुत ही आसान है। बस नॉर्मली आपको ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ना, अपने धरातल पर रहकर इनका एक सवाल करना है। एक सवाल सब्जेक्ट के लिए है, सब्जेक्ट के लिए आप ज़्यादा परिभाषा रटो मत, बस इतना याद रखो काम करने वाला सब्जेक्ट है, काम करने वाला करता है। जिस सब्जेक्ट की हिंदी कर्ता होती है, अब कर्ता की क्या परिभाषा है, क्या ज़्यादा गहराई में नहीं जाना। जो व्यक्ति काम कर रहा है, अभी आप जैसे देख रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी आप लिख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, जो आप कर रहे हैं, भले उसका रिजल्ट नहीं मिला है आपका। एक रिजल्ट कैसे, अगर आप सो रहे हैं, सोना भी एक क्रिया है, वो भी एक क्रिया हो रही है, सोने का जो काम कर रहा है वो करता है, ग्रामेटिकल ये चीज़ होती है। तो इसमें क्या करेंगे, काम करने वाला व्यक्ति है वो सब्जेक्ट है, उसको डूअर भी कहते हैं। और ये व्यक्ति जो काम कर रहा है, इस व्यक्ति के द्वारा जो काम किया जाता है वो वर्ब है, वो क्रिया है, वो काम है। और इस व्यक्ति के मैं यूं कहता हूं कि एस नाम का आदमी वी नाम का काम करता है और इस वी नाम का काम करने से जो ओ प्रभावित होता है, समझना सकते हो इसको। एस नाम का आदमी क्या काम कर रहा है, वी, एस का मतलब सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, वी मतलब वर्ब, इसके द्वारा किया गया काम क्रिया है। ये जो काम करता है उसका प्रभाव जिस पर पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहता है, यानी कि इसका प्रभाव ओ पर पड़ता है। ऑब्जेक्ट ये कर्म होता है। इन कर्म किसे कहते हैं, कर्म वो होता है जिस पर कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ता है, क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट कहते हैं। हम सीधा कह सकते हैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं काम करने वाला, मैं सब्जेक्ट हूँ, पढ़ाना मेरा काम ही, वर्ब आ गई, और जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा, तुम्हें पढ़ा रहा, तो आप तो इसके अंदर एक प्रकार के ऑब्जेक्ट है। अब देखो हिंदी अंग्रेजी का पैटर्न, हिंदी में हमने देखा कि पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी, तो यही पैटर्न है। अब आपके सब्जेक्ट का पता कैसे है, तो एक नॉर्मल चीज आपको बता देता हूँ कि आप क्या करेंगे, आप एक सवाल करो, किसने या कौन, किसने या कौन, इस चीज को आप राइट डाउन कर देना। किसने या कौन का जो सवाल, जो आप एक सवाल करेंगे, इसका जो जवाब मिले वो ये आपका सब्जेक्ट है। किसने तोड़ा, किसने फोड़ा, किसने पढ़ाया, किसने खाया, कौन करता है, कौन जाता है, कौन और किसने का जो जवाब मिलेगा वो ही आपका श्योरली सब्जेक्ट है, डूअर है। और आपको पता लगाना है ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट की आप सवाल करो किससे, किससे या किसको, आपको सवाल करना है किससे या किसको। किसे बताया, किसे पीटा, किसे खिलाया, किसको बताया, किसको पढ़ाया, जिसमें किसे किसको जवाब मिले वो पक्की बात आपका ऑब्जेक्ट है। और क्रिया का पता लगाना है तो आप सवाल करो क्या किया, क्या किया गया, क्या किया खाया, क्या किया पढ़ाया, ऐसे आप सवाल करेंगे। तो 3 चीजें, कौन और किसने का जवाब क्या है, सब्जेक्ट है, किससे और किसको का जवाब क्या है, ऑब्जेक्ट है, और क्या किया का जवाब है वो आपकी वर्ब है। अब ये हिंदी पैटर्न है, जैसे कि आप देख सकते हैं वह अंग्रेजी पढ़ता है, अब वह है वो इसका सब्जेक्ट है। कैसे, आप सवाल करो अंग्रेजी कौन पढ़ता है, आपका सवाल है अंग्रेजी कौन पढ़ता है, मेरा जवाब है वह, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा वह नहीं पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। वह क्या करता है, पढ़ता है, क्या पढ़ता है, अंग्रेजी। एक आपने ध्यान दिया, मैंने क्या यहाँ नहीं लिखा, यहाँ ऑब्जेक्ट के 2 सवाल है, किसने, सॉरी किससे या किसको, एक क्या का भी होता है, तो आगे इसकी बात करेंगे, इसमें आपको समझाएंगे। ऑब्जेक्ट के 2 प्रकार होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है, एक सजीव होता है, एक निर्जीव होता है। देखो मेरे कहने का मतलब यह है, कंफ्यूज मत होना, सब्जेक्ट यानी सीएस नामक आदमी काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, वी मतलब वर्ब, और इसका प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट है। अब यदि ऑब्जेक्ट सजीव है, इंसान है, सजीवों में सभी सारी चीज इंसान है, सारी चीज आ गई, तो यदि वो सजीव है तब तो उसको कहा जाएगा इनडायरेक्ट। यदि आपके द्वारा किए गए काम का प्रभाव किसी सजीव पर पड़ रहा है, आप भैंस चरा रहे, आप काम क्या कर रहे, किसको, भैंस को, सजीव है, तो या मेरे कहने का अर्थ है कि आपका प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो सजीव है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। मैं भैंस चराने की बात कर रहा, भैंस चराने, आप अभी इस समय यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ सजीव है। और एक मैंने अभी सवाल किया था, क्या कितनी बड़ा कहीं पर आ जाए, वस्तु का नाम आ जाए जिस पर आपके काम करने का प्रभाव किसी वस्तु पर पड़ रहा है। मैं एक चौक लेकर एक चौक को तोड़ देता हूँ, देखिए प्रैक्टिकली
चौक है, मैंने इसको तोड़ा। अब किसने तोड़ा? आप जवाब देंगे आप, मैंने, मतलब मेरे लिए। आपने कहा आपने तोड़ा, तुमने तोड़ा, ने आ रहा है, मतलब ये सब्जेक्ट क्या किया? तोड़ा है। ये वर्ब होगी। किसको तोड़ा? चौक को। चौक निर्जीव है, ये नॉन लिव है। इसी नॉन लिविंग के लिए एक प्रकार का ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। और डायरेक्ट के लिए आपके सवाल बढ़ता क्या? अब देखो, आप यहाँ अपना सवाल है कि अंग्रेजी, अब आप क्या बढ़ता है, क्या का जवाब क्या मिला? अंग्रेजी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसका पैटर्न ये है, देख सकते हैं, SOV। लेकिन इंग्लिश में जब इसको ट्रांसलेट किया जाए तो इंग्लिश का फॉर्मूला है SVO। अब देखो, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वह है, वह देखो मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, याद आ रहा हो तो, जिसके पीछे ता आ जाए, आ की ध्वनि आ जाए तो पक्की बात पुल्लिंग है। और है आया है तो ये पुल्लिंग है, एक वचन है। और वह के लिए हिंदी के अंदर जो पुल्लिंग और एक वचन कहा जाता है उसके लिए ही प्रयोग करता है। उसके बाद क्या लाएंगे? वर्ब। आपको ध्यान है, अभी पढ़ेंगे इस टेंस की, तो वही तो बात है ना, मेन फोकस पॉइंट है इसके अंदर कि यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए तो मेन वर्ब के साथ तब फर्स्ट ये एस और एस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पढ़ना। पढ़ना वर्ब है, पढ़ने को अंग्रेजी में कहता है रीड। आप देखो, मैं सेंटेंस एक बार बना रहा हूं, आप ध्यान देना, फिर मुझे बताना कि मैंने कहाँ गलती की है। यदि ऐसी गलतियां करते हैं तो सही किया हो आप, सारा मामला अपना बिगड़ जाता है। मैंने लिखा, यहाँ कहते हैं कि बैग ये भी लिख दिया, पढ़ने को रीड कहते लिख दिया, अंग्रेजी को लिख देंगे इंग्लिश, ये सेंटेंस। लेकिन आपका डिवाइन काम कर रहा है तो ये सेंटेंस अधूरा है, ये गलत है। आप कहें कैसे? क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो मेन वर्ब के साथ एस और एस लगता है, वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। अब सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगा देंगे? एस। अब ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया। इसका सेंस है ही रीड्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ता है, ऐसे इसको बनाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई। आप इस टेंस का जो पैटर्न है वो आप लिखेंगे और समझेंगे। इसका खुद का क्या पैटर्न है वो आपको समझा देते हैं। सेंटेंस की स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे हो कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके साथ एस और ईएस लगेगा, और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। बस ये इसका पैटर्न है। ये चीज आप अपनी कॉपी में ढंग से लिख देंगे, जब बार बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगी। और एग्जाम में सवाल पूछ जाते हैं तो इसमें आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी, ये एस कब लगाना है, ये एस कब लगाना, वो आपको सारी चीजें बता देंगे कि दो है। तो देखिए इसका पैटर्न ये आपको ध्यान रखना है कि क्रिया का पहला रूप आएगा और साथ में सब्जेक्ट एक वचन में। एक बिंदु यहाँ लिख देता हूं कि इस टेंस में क्या होता है, इस टेंस में मुख्य क्रिया का मेन वर्ब जो होती है, जिसको स्टेम फॉर्म कहते हैं, मुख्य क्रिया का पहला रूप जिसको हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको कहा जाता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये प्रयोग की जाती है। और दूसरी इसकी कंडीशन क्या है कि इसमें यदि सब्जेक्ट है, यानी कि द डूअर ऑफ द सेंटेंस, वाक्य का जो करता है सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब है एक वचन है, संज्ञा में एक है, सिंगुलर है, तो उस मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस लगेगा। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब देखो आपके माइंड में आया कि सर दो तो लिख दिए, एस भी लिख दिया, ईएस भी लिख दिया, हम क्या करें? तो आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको मैं एक टेबल दे देता हूं कि जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन से हैं, कि आपको कब कौन सी चीज लगानी है। फिर आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के अंदर आपके लिए मैं टेबल दे देता हूं, 3 प्रकार के जो प्रश्न है, 3 में से कब लगाना है। तो इसकी आप टेबल देखिए, फर्स्ट में आई और वी है, फर्स्ट पर्सन है। आप इसमें फर्स्ट पर्सन आई और वी यदि कहीं आया है तो उसमें क्रिया का पहला रूप प्रयोग करेंगे विदाउट एस और यस। आप इसमें बिना किसी ऐसे इसको लगाए क्रिया का स्टेम फॉर्म होता है, मूल जो इसका रूप होता है वो आपको प्रयोग करना है। और यदि
सेकंड पर्सन यानी कि यू आया है, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, तो भी आपको दोनों के लिए क्रिया का पहला रूप ही प्रयोग करना है विदाउट एनी एस और ईएस। लेकिन यदि कहीं पर थर्ड पर्सन की ये चीज आ जाए, तो अभी आपको मैं दिखा रहा हूं ना, यदि कहीं पर थर्ड पर्सन का ही नजर आ जाए, आपको थर्ड पर्सन का सी नजर आ जाए, थर्ड पर्सन का इट नजर आ जाए, या कोई नाम आपको नजर आ जाए, तो आप उसमें जो स्टेम फॉर्म होती है, क्रिया का पहला रूप होता है, उसके साथ में आपको उस शर्त के अनुरूप, क्या शर्त है वो आपको समझा रहा हूं, आपको उस मेन वर्ब के साथ एस और यस लगाना है। लेकिन ध्यान रहे कि यदि कहीं पर दे लिखा हुआ आ जाए, दे लिखा हुआ आ जाए, तो आपको क्रिया का पहला रूप ही प्रयोग करना है। अब देखो, मुझे तो आपको यूं समझाना था कि एस और यस लगाना कब है, तो देखो थर्ड पर्सन का सिंगुलर ही, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सी, थर्ड पर्सन का सिंगुलर इट, या कोई नाम हमेशा सिंगुलर ही होता है, ये चीज आ जाए तब भी आप क्या लगाएंगे एस और यस। नहीं तो आई ही और दे आ जाए तो आपको क्या करना है, इनके साथ सदैव आप क्रिया का पहला रूप में स्टेम फॉर्म में यूज करेंगे। ये चीज आपको अपने ध्यान में रखनी है। और दूसरे स्टेप में आपको ये समझा देते हैं कि आपको एस कब लगाना है, ईएस कब लगाना। मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर स्टूडेंट्स की ये दिक्कत रहती है कि एस कब लगाए और ईएस कब लगाए। कई बार ऐसा होता है, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि परीक्षा में सवाल कैसे हल करना है। तो देखिए, आप अपनी कॉपी में ये चीज नोट कर देना कि ईएस कब लगाना है। देखो मेरे थोड़ा मेरा तरीका आपका अलग है समझाने का, तो आपको शायद दिक्कत तो नहीं होगी क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट मेरे से पढ़े हुए हैं। बट आप क्या याद कर लो, ईएस याद कर लो, एस आप अपने आप आपको याद रह जाएगा। पहली शर्त तो ये समझो कि आप, मैंने आपको एक बार बताया था एस फॉर सिंगुलर वाला, एस फॉर सिंगुलर आपको एफिशिएंसी क्या थी, फॉर एप्पल बी फॉर बॉय, और आगे मैंने कहा था कि एस फॉर सिंगुलर, और उस एस फॉर सिंगुलर का आप अर्थ समझे थे कि जिस वर्ब के लास्ट में एस नजर आ रहा है, मूल वर्ब के नहीं, जिस वर्ब के लास्ट में एस है, एस लगा, एस आप देखना एस नजर आया, इसका मतलब उस जो वर्ब का जो सब्जेक्ट है उस सेंटेंस का वो सिंगुलर होगा। तो आप क्या करें कि शर्त ये की करता है क्वेश्चन, दूसरे में ईएस कब लगाना, तो बड़ा ईएस के लगाने की चांस बहुत ही कम है। ईएस तब लगेगा जब मूल वर्ब, जो मूल रूप आया है क्रिया का, स्टेप फॉर्म आई है, उसके लास्ट में सीएच आया, या उसके लास्ट में एच आया, या उसके लास्ट में आपको ओ नजर आ रहा है, या उस वर्ब के लास्ट में आपको एक्स नजर आ रहा है, या उसी वर्ब के लास्ट में आपको डबल जेड नजर आ रहा है। ध्यान दें, जिस वर्ब के लास्ट में सी एच, एच एच, ओ एक्स और डबल जेड नजर आए, तो आप क्या करें, उस वर्ब के लास्ट में ईएस लगाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि होना क्या चाहिए, उसका सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। सब्जेक्ट तो प्लूरल है, और आप कहते हो कि हमने तो सीखा हुआ सॉरी फॉर्मूला जाना था जिसके लास्ट में सी एच आया, एच एच आया है, ओ आया, हम तो प्लेस कर देंगे, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो यू मस्ट ट्राई टू बिफोर टेक ए जज दैट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज सिंगुलर और प्लूरल। देखिए आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं एक यहां लिख रहा हूं रीच। ध्यान दें, आपको ये मुझे समझाना था कि सीएच कैसे आया, आप समझे नहीं। काफी छोटी कक्षाओं के बच्चे कहेंगे कि सर हमें तो समझ सीएच आता कहां है, थोड़ा सीएच कहां आता है। आपको रीच की स्पेलिंग में कुछ दिख रहा है, रीच की स्पेलिंग के लास्ट में क्या लिखा है, आर ई ए सी एच। मैं सीएच की बात कर रहा हूं। यदि ये वर्ब आई है और इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट ही है, इसका सब्जेक्ट सी है, इसका सब्जेक्ट इट है, और यदि इसका सब्जेक्ट कोई नाम आ जाए तो आप इनके लिए क्या करेंगे कि लास्ट में सी एच आया तो आपको एस नहीं लगाना, ईएस लगाना है। दूसरा यह है, जैसे मैं इसके लिए लिखता हूं कुछ पी यू एस एच, देख रहे हैं एच एस ही आया, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ऐसी कंडीशन हो और सब्जेक्ट क्या हो, इन चारों में से कोई हो, तो आप ईएस लगाएंगे। अब आप देखो कितने चांस है कि यदि ये आ जाए एक, ये आ जाए 2 3 4 5 चीजें याद रखनी है। 5 चीजें आ जाए तो आप लगाएंगे ईएस, नहीं तो क्या लगाना है, एस। अब देखो आप एस लगाने के चांस सर्वाधिक है और ईएस वाले तो बहुत ही कम है, तो ज्यादातर आपके रखने में सहूलियत रहेगी कि इनकी संख्या कम है। और
अब आपको एक और चीज बता देता हूँ, इस सेंटेंस को कैसे आते हैं, किस प्रकार के, वो आपको एक अनुवाद भी सिखा देता हूँ और फिर हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। एक अनुवाद है, आप अनुवाद कैसे करते हैं, मैं आपको अनुवाद बता, सारी चीजें इसमें। एक सेंटेंस अपने पास, मोहन विज्ञान पढ़ता है। ये सेंटेंस विशेषकर उन्हीं के लिए जो छोटी कक्षाओं के विद्यार्थी अनुवाद करते हैं। आप अनुवाद करो तो पहले इनको खोलते दो, इनकी पहले चटनी बना दो। चटनी कैसे बनानी है कि इसके लास्ट में कौन है, पहले आप दिमाग में है आया तो पक्की बात है कि ये प्रेजेंट का है, कि प्रेजेंट के तो 4 बेटे हैं, उनमें से कौन सी का है, तो इस एक के बेटे का या एक प्रतीक स्वरूप है अपने पास, क्या ता आया, आप समझ जाएंगे कि ता आया तो पक्की बात प्रेजेंट का इंडेफिनिट है या प्रेजेंट का सिंपल है। फिर आगे बढ़ो, पढ़। एक चीज आप हमेशा याद रखें कि ये पढ़ है एक धातु है, यानी कि क्रिया है, पढ़ना है, इसमें क्रिया होगी, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का हो रहा है। उसके बाद क्या पढ़ा, विज्ञान, या ऑब्जेक्ट आ गया। फिर कौन पढ़ रहा है, कौन चल रहे हैं यार, ये पढ़ना क्रिया है, क्या पढ़ता, विज्ञान ऑब्जेक्ट है, और कौन पढ़ रहा है, कौन का जवाब मिल रहा है, मौन। इसका मतलब कि मौन सब्जेक्ट, विज्ञान ऑब्जेक्ट, पढ़ना क्या हुई, वर्ब। हिंदी का पैटर्न हमने यही तो पढ़ा है। अब देखिए अनुवाद करें, अब ये मसला आ गया तो आराम से पढ़ा लेंगे आप। शर्त ये है, ध्यान होना चाहिए, पढ़ने को अंग्रेजी क्या कहते हैं, विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो देखो पैटर्न ये लिखा हुआ है, मौन क्या है, किसी का नाम है, मौन किसी का नाम है, लिख देंगे मोहन, सिंगुलर है प्लूरल है, मोहन तो हमेशा किसी का नाम तो सिंगुलर ही होता है। तो एक और आपको काम करना पड़ेगा कि मेन वर्ब के लास्ट में सॉरी इसमें से एक लगाना पड़ेगा। वर्ब क्या, पढ़ना, पढ़ने की अंग्रेजी क्या है, रीड। अब देखो मोहन सिंगुलर, रीड की स्पेलिंग देखिए, पीछे क्या आया, डी। क्या आपको पहले मैंने लिखवाया तो उनमें से कहीं आया सी एच वगैरह नहीं आया, इट मीन आपको ये एस लगाना है, एस लगाना है। फिर क्या है, साइंस, सीधा आ जाएगा साइंस, मोन रेड साइंस। इस प्रकार से ये चीजें लिखी जाती है। अब देखो इस टेंस के बारे में बात है, एक सवाल जो कंपटीशन पूछ जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगले वाले जो अपनी क्लास होगी उसमें इस टेंस की जो एडवर्ब और अगले टेंस सीक्वेंस और आगे आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये कैसा लगा लाइक कर देंगे ताकि हम समझ जाएंगे कि आप समझ रहे। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।